इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ की ओर से मैं आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, नीतिगत दृष्टि से देश में वह शिक्षा नीतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पड़ाव इसलिए क्योंकि देश में 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले दो नीतियां आईं। 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई और 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई। 1986 में जब शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई, उसके कुछ वर्षों बाद ही देश में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए, कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए, जिन परिवर्तनों ने उस शिक्षा नीति की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हुई और समीक्षा के उपरांत देश के सामने एक कार्य योजना आई, जिसे हम कार्य योजना 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहते हैं। आज हम इसी समीक्षा के संदर्भ में अपनी चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने इस चर्चा को शीर्षक दिया है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की समीक्षा, संशोधित कार्य योजना 1992। जैसा मैंने कहा, 1986 में जब देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद 1989 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी की सरकार आई, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, देश में सामाजिक परिवर्तन हुआ। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार को यह आवश्यकता अनुभव हुई कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसकी हमें समीक्षा या पुनरीक्षण करना चाहिए, और इसके पुनरीक्षण का दायित्व दिया गया राम मनोहर लोहिया के परम सहयोगी और तत्कालीन प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक आचार्य राममूर्ति को। आचार्य राममूर्ति ने 26 दिसंबर 1990 को, जब श्री चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। आचार्य राममूर्ति ने अपनी समीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा। समानता और सामाजिक न्याय का आदर्श, सभी स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण हो, एक सहभागी शैक्षणिक व्यवस्था की देश में स्थापना हो, और यदि हमें एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज का निर्माण करना है तो उसके लिए आवश्यक सामाजिक, संवैधानिक, सार्वजनिक मूल्य शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक में विकसित हों, उन मूल्यों का शिक्षा की प्रणाली में समावेश हो, और साथ ही कार्य को महत्व दिया जाए, डिग्निटी ऑफ लेबर। ये कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं थीं जिनको ध्यान में रखते हुए आचार्य राममूर्ति ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की समीक्षा की। इस पूरी समीक्षा के बाद उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उनका जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था वह था सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली को विकसित किया जाए, कॉमन स्कूल सिस्टम। ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम था, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली थी, इसकी चर्चा आचार्य राममूर्ति ने इसलिए की क्योंकि उनका मानना था और उन्होंने देखा कि देश में दो समांतर प्रणालियां शिक्षा में चल रही हैं। एक प्रणाली जो सरकारी विद्यालयों की प्रणाली है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चे जा सकते हैं, और एक समांतर प्रणाली निजी विद्यालयों की प्रणाली है, जहां उच्च वर्ग के बच्चे जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये दो समांतर प्रणालियां देश में शैक्षिक आधार पर एक अलग प्रकार का वर्ग भेद उत्पन्न कर रही हैं। ये वर्ग भेद कुछ कुछ वैसा ही है जैसा मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति में कहा था कि हमें उच्च शिक्षित लोगों के लिए शिक्षा की एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और निम्न शिक्षित लोग फिर उनसे कुछ सीख लेंगे। वहाँ भी वर्ग भेद था, यहाँ भी वर्ग भेद है। राममूर्ति जी इस वर्ग भेद से दुखी थे, समाजवादी विचारक थे। वो चाहते थे कि देश में एक सामान्य सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली हो
सभी सरकारी और निजी विद्यालय उसी प्रणाली के अंग हों जिससे कि शिक्षा में वर्ग भेद को समाप्त किया जा सके। विद्यालय में जब बच्चा आता है तब उसकी आयु 6 वर्ष के आसपास होती है, लेकिन उससे पूर्व के बच्चे विद्यालय आने के लिए कैसे तैयार होंगे, इस पर भी आचार्य राममूर्ति ने विस्तार से अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन में लिखा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए और आंगनवाड़ी व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा आचार्य राममूर्ति ने सुझाव दिया। साथ ही वे भारतीय भाषाओं के प्रखर समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिवेदन में ये लिखा कि विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाएं चुनने का विकल्प दिया जाए। विश्वविद्यालयी शिक्षा केवल आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में ना दी जाए। उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जो विद्यालय किसी अन्य माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को तुरंत सरकारी सहायता और सरकारी अनुदान रोक देने चाहिए। आचार्य राममूर्ति ने यह भी देखा कि 1986 की शिक्षा नीति में जिस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की चर्चा है, प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पूरा विश्लेषण करते हुए लिखा कि इसके क्रियान्वयन को तत्काल रूप से सुधारा जाए। देश में एक बड़ा प्रयोग सदैव होता रहा है कक्षा 11 और 12 को लेकर। स्वतंत्रता से पूर्व भी हमने देखा कि अलग अलग आयोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। कोई आयोग कहता था कि 11 और 12 को विश्वविद्यालयी शिक्षा का अंग होना चाहिए, किसी ने कहा इसको विद्यालयी शिक्षा का अंग होना चाहिए, किसी ने कहा 11 को विद्यालयी शिक्षा का अंग होना चाहिए, 12 को विश्वविद्यालयी शिक्षा का अंग होना चाहिए। तो ये व्यवस्था में परिवर्तन समय समय पर होते रहे और जब 86 की शिक्षा नीति आई तब भी ये देखा गया कि कई राज्यों में इस तरह की अलग अलग व्यवस्था विद्यमान थी और 86 की शिक्षा नीति में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पूरे देश में एक ही प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको 10+2+3 10+2+3 सिस्टम कहते हैं। अर्थात कक्षा 12 तक की शिक्षा विद्यालयों में होनी चाहिए और उसके बाद 3 वर्ष का स्नातक होना चाहिए। लेकिन आचार्य राममूर्ति ने देखा कि कई राज्यों में अभी भी ये लागू नहीं हो पाया है, इसलिए इसको पूरे देश में तत्काल लागू किया जाए, इसकी भी बात आचार्य राममूर्ति ने अपने सुझावों में लिखी। उन्होंने यह भी देखा कि खासतौर पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो महत्वपूर्ण कारक हैं, उसमें संसाधन भी अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे वह भवन हो, चाहे वह पुस्तकालय हो, चाहे वह प्रयोगशालाएं हो, चाहे वह शिक्षण सहायक सामग्री हो, इन सारे संसाधनों की देश के सरकारी विद्यालयों में बहुत कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को तत्काल प्रयास करने चाहिए और इसीलिए उन्होंने अपने सुझावों में लिखा कि सरकार को सरकारी व्यय, शिक्षा पर सरकारी व्यय बढ़ाया जाना चाहिए। हम आज भी कहते हैं, 2020 की शिक्षा नीति भी ये कहती है कि देश में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, जो न तब खर्च हो रहा था न अब खर्च हो रहा है। यदि सरकारी व्यय को हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालय हैं, जो संसाधन हैं, वहाँ पूरे नहीं होंगे और उन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। जब तक आचार्य राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर कोई चर्चा होती, देश में फिर एक राजनीतिक परिवर्तन हो गया और आचार्य राममूर्ति समिति की रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम केब कहते हैं, CAAB, उसके बैठक में रखी गई। बैठक में उस पर विचार हुआ और यह देखा गया कि राममूर्ति समीक्षा समिति की जो रिपोर्ट है, क्या उसको अपनाया जाना चाहिए या नहीं अपनाया जाना चाहिए, तो किस हद तक अपनाया जाना चाहिए। तो उनकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए फिर एक समिति का गठन हो गया, जिसको हम जनार्दन रेड्डी समिति कहते हैं। 31 जुलाई 1991 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में एक केब समिति का गठन किया और इस समिति ने जनवरी 1992 में अपना प्रतिवेदन दिया, जिस पर 5 और 6 मई 1992 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए और उन बदलावों के बाद जो नीति हमारे सामने आई, उसे हम कार्य योजना 1992 कहते हैं। जनार्दन रेड्डी समिति ने
आचार्य राममूर्ति समिति के लगभग सभी अनुशंसाओं पर पुनर्विचार किया और कुछ पर सहमति व्यक्त की, कुछ पर असहमति व्यक्त की। जैसे सामान्य विद्यालय प्रणाली, जनार्दन रेड्डी समिति ने कहा कि सामान्य विद्यालयों की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए और वहां सीखने के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और वो सुविधाएं प्रदान करके ही हम विद्यालयों के बीच की असमानता को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में जनार्दन रेड्डी समिति ने आचार्य राममूर्ति समिति के सिफारिश के उलट सिफारिश दी। आचार्य राममूर्ति समिति ये कहती थी कि नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नए नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनार्दन रेड्डी समिति ने कहा कि नहीं, जैसा कि प्रारंभिक योजना में तय था, प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित होना चाहिए और इन संस्थानों को गति निर्धारण की भूमिका, पेस सेटिंग स्कूल्स की भूमिका निभानी चाहिए। आचार्य राममूर्ति का कहना था कि जो बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल है उस पर ध्यान देने के लिए हमें जो संविधान के अनुच्छेद 45 है उसके दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। जनार्दन रेड्डी समिति ने कहा कि उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वहां महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारी गतिविधियों और सहायता सेवाओं को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। इसमें बाल देखभाल है, परिवार कल्याण है, पोषण है, स्वास्थ्य है, इन सब पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 45 के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ और शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, तब इस अनुच्छेद में परिवर्तन करके बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल को इसमें जोड़ दिया गया। यद्यपि जनार्दन रेड्डी समिति ने 1992 में ये सिफारिश नहीं की थी। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जोर देने की आवश्यकता है। राममूर्ति समिति द्वारा सुझाए गए इस लक्ष्य को भी जनार्दन रेड्डी समिति ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई राष्ट्रीय इच्छा की अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है। आचार्य राममूर्ति का कहना था कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद लंबे समय तक हम देश में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन करके एक अधिकार लाना चाहिए। 2002 में वो अधिकार आया, लेकिन उस समय जनार्दन रेड्डी समिति ने राममूर्ति समिति के इस संवैधानिक संशोधन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता देने वाली रणनीतियों को विस्तार करने की आवश्यकता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो बातें थीं उनको 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी वैसे ही लागू करने की आवश्यकता है। वयस्क और सतत शिक्षा के लिए इनका मानना था कि हमें अपनी शैक्षिक योजना में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई और वयस्क साक्षरता दोनों को एक साथ बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसको कहा गया दोहरे रास्ते वाला दृष्टिकोण। ये अपनाया जाना चाहिए और इसे लागू रखना चाहिए। देश में माध्यमिक शिक्षा की मांग निरंतर बढ़ रही है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं के योजनाबद्ध विस्तार पर भी हमें काम करना होगा। एक और बिंदु था जिस पर जनार्दन रेड्डी समिति और राममूर्ति समिति में विरोधाभास था। राममूर्ति समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, जो अपना प्रतिवेदन दिया, वे दूरस्थ और मुक्त शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। 1986 में जो शिक्षा नीति आई उसने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को देश में बेहतर ढंग से स्थापित करने की बात कही, क्योंकि 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। परंतु राममूर्ति उस विचार से बहुत सहज नहीं थे, ऐसा उनकी रिपोर्ट पढ़ के लगता है। जनार्दन रेड्डी समिति ने उसके उलट सिफारिश की कि मुक्त शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिससे कि जन जन तक हम शिक्षा पहुंचा सकें। शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए भी जनार्दन रेड्डी समिति का मानना था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कक्षा 9 से प्रारंभ कर देना चाहिए और हमें कुछ कोर वोकेशनल कोर्स प्रारंभ करने चाहिए। शैक्षिक परिसरों के विचार को प्रयोगात्मक आधार पर आजमाया जाए, ऐसा जनार्दन रेड्डी समिति का कहना था। स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो आइडिया था, स्कूल कॉम्प्लेक्स जिसको हम हिंदी में शैक्षिक परिसर कहते हैं, यह विचार राममूर्ति समिति का भी था, लेकिन जनार्दन रेड्डी समिति ने कहा कि इसको हम पहले प्रयोगात्मक आधार पर कुछ जगह अपना सकते हैं और हर जगह जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या परिणाम आता है, उसके बाद हम पूरे देश में इसको आगे लागू करेंगे या नहीं, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन शिक्षा के लिए
संसाधनों की आवश्यकता पर फिर जनार्दन रेड्डी समिति और राममूर्ति समिति में थोड़ा विरोधाभास था। राममूर्ति समिति जहां लगातार सरकारी खर्च को बढ़ाने की बात कर रही थी शिक्षा पर, वहीं जनार्दन रेड्डी समिति ने कहा कि वयस्क साक्षरता, व्यवसायीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर वित्त पोषण प्रदान होना चाहिए। उच्च शिक्षा, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के छात्रों को ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस शिक्षा को बड़े पैमाने पर स्वावित्त पोषित किया जाना चाहिए। अर्थात जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का आइडिया था वह जनार्दन रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। बाद की सरकारों ने उस पर काम किया। हम ये कह सकते हैं कि राममूर्ति समिति और जनार्दन रेड्डी समिति दोनों ने अपने अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने उन प्रस्तावों को देखा और उसके बाद एक संशोधित कार्य योजना निर्मित हुई जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 या कार्य योजना 1992 के नाम से जानते हैं। यह मूल नीति का जो मूल शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में आई थी उसका ही परिवर्धित रूप है। अब यदि हम कार्य योजना 1992 के प्रमुख कार्य क्षेत्रों को देखें तो हम देखते हैं कि इस कार्य योजना ने सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित किया, प्रत्येक देश के बच्चे में सामान्य नागरिकता की भावना विकसित हो और सांस्कृतिक भावना विकसित हो, इसके विकास के लिए काम किया, युवाओं में मूल्यों के विकास पर काम किया और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी अपनी अनुशंसाएं दी। कार्य योजना 1992 की कुछ प्रमुख अनुशंसाओं पर हम दृष्टि डालते हैं। कार्य योजना 1992 का प्रारंभ होता है जब वह महिला समानता के लिए शिक्षा की बात करता है। पहला अध्याय ही इस पर है। कार्य योजना 1992 का स्पष्ट तौर पर मानना था कि शिक्षा में क्षमता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए स्त्रियों की समानता एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए शिक्षा में महिलाओं की समानता को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय की जो जनगणना रिपोर्ट उपलब्ध थी उसमें महिलाओं की साक्षरता 39.42% थी और पुरुषों की साक्षरता 63.86% थी। एक बड़ा अंतर स्त्री और पुरुष की साक्षरता में था। इसलिए कार्य योजना में कहा गया कि हमें शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी दोनों रूपों में बढ़ानी होगी, विद्यार्थियों के रूप में भी और अध्यापकों के तौर पर भी। अर्थात अधिक से अधिक महिलाओं को अध्यापकों के तौर पर नियुक्ति के प्रयास हमें करने होंगे। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की पहुंच कम है, वहां हमें और अवसर देने होंगे और इसके लिए हमें मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित करनी होंगी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके और इसके लिए उनमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रत्यय और आत्मसम्मान दोनों को विकसित करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो 1992 की कार्य योजना में है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर 1992 की कार्य योजना में बहुत बल दिया गया और यह कहा गया कि जो समेकित बाल विकास सेवा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, उस पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए। इसके लिए हमें समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को और अधिक मजबूत बनाना होगा। आंगनवाड़ी के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे और आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र कम से कम 20 से 25 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और इनके विकास की जिम्मेदारी लेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हस्त कार्य प्रशिक्षण अर्थात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे बच्चे जैसे जो प्राकृतिक तौर पर पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर काम करते हैं जो लोग, उनके बच्चे, जो मौसमी श्रमिक होते हैं उनके बच्चे, खेतों पर काम करने वाले लोगों के बच्चे, घुमंतू प्रजाति के बच्चे, वनवासियों और जनजातियों के बच्चे, अर्थात ऐसे बच्चे जिन तक शैक्षिक पहुंच बहुत कम है, जिनके परिवार भी अपने बच्चों के लालन पालन पर समय नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों तक लाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कार्य योजना 1992 का मानना था कि हमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। बच्चों की पहुंच हो और बच्चे विद्यालय तक रुकें, रिटेंशन, इसके लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको 86 की शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से जोड़ा गया,
1992 की कार्य योजना कहा कि इसको उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 50% स्थानों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और बस्ते का बोझ कम करने के लिए पाठ्यचर्या में सुधार किए जाएं। एक और सुझाव महत्वपूर्ण था, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था उसमें सुझाव था कि कम से कम ऐसे स्थानों पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो जहां 300 लोग रहते हों। इन्होंने कहा उसको 300 की बजाय 200 किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर के लिए कार्य योजना में सुझाव दिया गया कि उच्च माध्यमिक अर्थात +2 को विद्यालय शिक्षा का अंग बनाया जाए और जिन जिन राज्यों में ये लागू नहीं है उसको लागू किया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना हो और माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या की समीक्षा और संशोधन होने चाहिए। परीक्षा सुधार में सतत और व्यापक मूल्यांकन का सुझाव एक महत्वपूर्ण सुझाव था, जिसको हम कार्य योजना 1992 का योगदान मान सकते हैं। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को संस्थागत किया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, डाइट्स को मजबूत बनाया जाए, नवोदय विद्यालय योजना को सभी जिलों पर लागू किया जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे जो 1992 की कार्य योजना में आए। यदि हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में देखें तो यहाँ कहा गया कि अकादमिक स्टाफ कॉलेजेज, जो अकादमिक स्टाफ कॉलेजेज हैं, वो सभी उच्च शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम 200 विश्वविद्यालय के विभागों को भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अर्थात रिफ्रेशर प्रोग्राम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। कुछ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स IUC अंतर विश्वविद्यालयी केंद्रों की स्थापना की जाए, जिसमें कुछ विषय क्षेत्र सुझाए गए, जैसे परमाणु विज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, खगोल शास्त्र आदि। स्वायत्त महाविद्यालयों ऑटोनॉमस कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जाए। जनार्दन रेड्डी समिति बहुत अधिक प्रभावित थी इग्नू के मॉड्यूलर अप्रोच से, और उनके सुझाव पर जब केव में चर्चा हुई तो ये कहा गया कि इग्नू ने जो मॉड्यूलर अप्रोच प्रारंभ की है, मैं बात कर रहा हूं 1992 की। आज भले 2020 में हम पुनः मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात करने लगे हैं, लेकिन इग्नू ने प्रारंभ से ही मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था को अपनाया। उनकी मॉड्यूलर अप्रोच, उनकी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट अप्रोच, इससे बहुत अधिक प्रभावित था तत्कालीन शैक्षिक समूह, और ये कहा गया 1992 की कार्य योजना में कि यह व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों को भी अपनानी चाहिए। आज पूरा देश उसको अपनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूरस्थ शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया कार्य योजना 92 में, और कहा गया कि इसके विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे विश्वविद्यालय खोले जाएं और इन विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन और नियमन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को अधिकृत किया जाए। अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय न केवल दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा में प्रयोग करे और देश में इसको बढ़ावा दे, वरन राज्यों में जो विश्वविद्यालय खोले जाएं उन विश्वविद्यालयों का नियमन और मार्गदर्शन भी ये करे, ऐसा 1992 की कार्य योजना में लिखा गया। शिक्षक शिक्षा में भी गुणवत्ता सुनिश्चयन हो, इस पर 1992 की कार्य योजना में विस्तार से चर्चा है। कहा गया है कि प्रायोगिक आधार पर हम शिक्षण केंद्रों और विद्यालय परिसरों अर्थात स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की स्थापना करें। देश के सभी जिलों में डाइट्स अर्थात जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हो। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो उस समय NCERT के अंदर काम कर रही थी, उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए। बाद में 1993 में वो दर्जा दिया गया और 1995 से NCT एक स्वायत्तशासी संस्था के तौर पर विकसित हुई। साथ ही यह भी सुझाव था 1992 की कार्य योजना में कि सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो और उनके सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जाएं। इस प्रकार यदि हम देखें तो 1986 की शिक्षा नीति में जो भी समीक्षाएं हुई और जब वह नीति 1992 में संशोधित होकर कार्य योजना के रूप में आई, इस दौरान तात्कालिक राजनीतिक परिवर्तनों, तात्कालिक सामाजिक परिवर्तनों ने इन समीक्षाओं को बहुत प्रभावित किया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो दो समितियां बनी, आचार्य राममूर्ति समिति 1991 में और 92 में जो रिपोर्ट आई जनार्दन रेड्डी समिति की, दोनों प्रतिवेदनों में काफ़ी विरोधाभास थे। इसीलिए दोनों की अच्छी बातों को लेते हुए 92 की कार्य योजना विकसित की गई और उस कार्य योजना ने अगले लगभग 28 वर्षों तक 2020 तक देश में शिक्षा कैसी हो इसका मार्गदर्शन किया। शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आपको
इन तीनों विषयों पर और अधिक जानने की आवश्यकता है। मेरा आपको सुझाव है कि इस चर्चा को सुनने के बाद आप राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन, जनार्दन रेड्डी समिति का प्रतिवेदन और कार्य योजना 1992 तीनों को एक बार पुनः पढ़ें, तब आप इस विषय में और बेहतर ढंग से अपने विचारों को सुदृढ़ कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।